नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। आप देख रहे हैं न्यूज नाइट, आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। आज का दिन देखें तो ब्लैक पर व्हाइट के असर को देशवासियों ने देखा। एक और जहां यूपीए सरकार ने अपना ब्लैक पेपर जारी किया, यानी कांग्रेस ने ब्लैक पेपर सामने रखा, तो वहीं यूपीए सरकार का जो ब्लैक पेपर था उसके ऊपर एनडीए सरकार ने अपना श्वेत पत्र जारी किया है। जैसा कि बजट में भी वित्त मंत्री ने घोषणा की ही थी कि श्वेत पत्र जारी किया जाएगा, जो 2014 से पहले के 10 साल में किस तरीके से सरकार का कुप्रबंधन रहा, खासतौर पर आर्थिक मोर्चे पर, उसको सामने रखेगा। तो वो श्वेत पत्र जिसकी बात बजट में की गई थी, आज उसको प्रस्तुत कर दिया गया। क्या बड़े बिंदु रहे हैं श्वेत पत्र में और क्या कुछ कांग्रेस ने कहना चाहा है ब्लैक पेपर में, ये सारी बातें आपके सामने आज रखेंगे, लेकिन साथ ही साथ जानने का प्रयास भी करेंगे आखिर क्या है सच इस ब्लैक वर्सेस व्हाइट का। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। यूपीए सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश किया श्वेत पत्र। यूपीए सरकार ने विरासत में मिली स्वस्थ अर्थव्यवस्था को बताया नॉन परफॉर्मिंग। श्वेत पत्र में 2004 की दुरुस्त अर्थव्यवस्था से 2014 में सुस्त अर्थव्यवस्था का किया जिक्र। कांग्रेस के ब्लैक पेपर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कटाक्ष, कहा देश की प्रगति पर काला टीका है ब्लैक पेपर। प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र को मजबूत करने में योगदान के लिए राज्यसभा के सेवानिवृत्त सदस्यों की सराहना की। संसद ने संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2024 और संविधान अनुसूचित जाति और जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2024 किया पारित। विधेयक में आंध्र प्रदेश और ओडिशा के कुछ समुदायों को जनजाति एवं अनुसूचित जाति समूह में शामिल करने का प्रावधान। 15 राज्यों में राज्यसभा की 56 सीटों पर चुनाव की अधिसूचना जारी। 15 फरवरी तक दाखिल किए जा सकेंगे नामांकन। 27 फरवरी को होगा मतदान। आम आदमी पार्टी और विपक्षी गठबंधन पर भाजपा का करारा हमला, कहा इंडिया अलायंस भ्रष्टाचारियों का गठबंधन और कांग्रेस भ्रष्टाचार की है जननी। कहा ईडी के डर से भाग रहे हैं अरविंद केजरीवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आध्यात्मिक गुरु श्री प्रभुपाद की 150वीं जयंती के मौके पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का किया जारी। कहा हम राष्ट्र को देव मानकर देव से देश का विजन लेकर बढ़ रहे हैं आगे। भारत म्यांमार के बीच मुक्त आवागमन समाप्त। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की घोषणा। देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और म्यांमार की सीमा से लगे पूर्वोत्तर राज्यों की जनसांख्यिकी संरचना बनाए रखने के लिए किया गया फैसला। ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट 6.50% पर रखी बरकरार। भारतीय अर्थव्यवस्था का शानदार प्रदर्शन जारी। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। शुरुआत करते हैं श्वेत पत्र से। यूपीए सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन पर लोकसभा में आज श्वेत पत्र पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश की आर्थिक स्थिति पर श्वेत पत्र लोकसभा में पेश किया। श्वेत पत्र पर 2004 से 2014 तक चली यूपीए सरकार पर आर्थिक कुप्रबंधन के आरोप लगाए गए हैं। श्वेत पत्र में यूपीए के 15 बड़े घोटाले भी गिनाए गए हैं। कल लोकसभा में श्वेत पत्र पर चर्चा होगी। तो ये श्वेत पत्र जो आज लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, ये जानते हैं इस श्वेत पत्र की क्या बड़ी बातें हैं, इन्हें आपके सामने रखना चाहेंगे क्योंकि
2004 की दुरुस्त अर्थव्यवस्था से 2014 में सुस्त अर्थव्यवस्था तक के सफर का जिक्र इस श्वेत पत्र में किया गया है, जो 69 पृष्ठ का है। और यूपी के कार्यकाल में बैंकों के नॉन परफॉर्मिंग एसेट में इजाफा इसे सामने रखा गया। राजकोषीय घाटे से राजकोषीय संकट की ओर बढ़ते हुई यूपीए सरकार सामाजिक क्षेत्र की कई योजनाओं के लिए कम धन का खर्च किया गया। सार्वजनिक संसाधनों की बर्बादी, जिससे कि अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा। ये 2004 से 2014 के बीच का जो अर्थव्यवस्था, उसके ऊपर नजर। घोटालों, नीतिगत खामियों ने अर्थव्यवस्था को और जर्जर कर दिया, लेकिन साथ ही जो महत्वपूर्ण सुधार थे जिनकी दरकार थी, उन्हें लागू करने में भी यूपीए सरकार विफल रही। और इसका असर यह हुआ कि निवेश को लेकर भी एक निराशाजनक माहौल देखने को मिला और विदेशी निवेशक भी देश से दूर होते चले गए। यानी देखा जाए तो नेतृत्व का अभाव स्पष्ट तौर पर नजर आया नीतिगत निर्णयों में, और आर्थिक कुप्रबंधन ने विकास की क्षमता को भी और कमजोर कर दिया। लेकिन 2014 में जब मोदी सरकार आई तो उन्होंने आर्थिक सुधारों की एक प्रक्रिया, लंबी प्रक्रिया शुरू की, जो निरंतर जारी भी रही। और 2004 में जो हालात थे अर्थव्यवस्था के, 2014 तक आते आते हमने देखा कि किस तरीके से अर्थव्यवस्था उनमें जो श्वेत पत्र में कहा गया है कि आज एक मजबूत आधार पर खड़ी है। तो आज हमने देखा कि कैसे श्वेत पत्र जारी किया गया, आज ही हमने देखा कि कैसे ब्लैक पेपर भी प्रस्तुत किया गया। यानी यूपी और एनडीए का जो शासनकाल है, इस शासनकाल की एक तरीके से तुलना की जा सकती है, क्योंकि श्वेत पत्र में दोनों पहलुओं को सामने रखा गया। ये कुछ आपके सामने तस्वीर रखना चाहेंगे कि किस तरीके से तब और अब में फर्क नजर आता है। क्योंकि यूपी और एनडीए के शासनकाल की अगर आप तुलना करते हैं तो आप पाते हैं कि तब यानी 2004 से 14, अब यानी 14 के बाद, पहले अर्थव्यवस्था विश्व में 5 कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में शामिल था हमारा भारत, लेकिन आज हम टॉप 5 में हमारी गिनती होती है। तब हमने देखा कैसे सुर्खियां बटोर रहा था राष्ट्रमंडल खेलों का घोटाला, लेकिन आज हमने देखा कि हमारे देश में हमारा इतना सक्षम है देश कि हम G20 जैसे बड़े आयोजन कर सकते हैं, उसकी अध्यक्षता भी कर सकते हैं। 2G घोटाला हमारे सामने था, लेकिन वहीं आज हम देखें तो 4G को लेकर, हम सबके मोबाइल्स में 4G है और 4G को लेकर कवरेज बहुत व्यापक हो चुकी है। अगर हम तब की बात और नजर डालें तो पाते हैं कि तब स्वर्ण आयात की जो लाइसेंस थे वो चुनिंदा लोगों को ही मिल पाते थे, लेकिन आज भारत इस मंच पर खड़ा है कि हमने अपना बुलियन एक्सचेंज स्थापित कर लिया है। तब का एक वक्त था जब स्वदेशी मुद्रा का संकट देश के सामने मुंह बाए खड़ा था, लेकिन आज विदेशी मुद्रा भंडार हमारा बहुत बड़ा है। 620 अरब US डॉलर्स का आज हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार है। लेकिन साथ ही इस श्वेत पत्र में यह भी बात सामने रखी गई कि विभिन्न विकास के आयामों पर किस तरीके से देश तब और अब अलग तस्वीर प्रस्तुत करता नजर आ रहा है। यह भी आपके सामने रखना चाहेंगे कि 2014 से पहले और उसके बाद के 10 सालों में विकास के अलग अलग आयाम में देश कहां तक पहुंचा। सबसे पहले अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, 2023 के अंत तक के ये आंकड़े हैं जो आपके सामने हम रख रहे हैं। मुद्रास्फीति की बात करें तो तब 8.2, लेकिन आज मुद्रास्फीति यानी महंगाई दर 5% पर बरकरार है। वहीं पूंजीगत व्यय, जिसको हम केपेक्स कहते हैं, वो हमारे जीडीपी के प्रतिशत के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो पूंजीगत व्यय 1.7% तक था हमारा, लेकिन आज इसको बढ़ाकर 3.2% कर दिया गया है, जिससे अर्थव्यवस्था को रफ्तार भी मिली है, रोजगार भी काफी मात्रा में इनका भी सृजन हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात पर भी एक नजर डालते हैं तो बिलियन US डॉलर्स में अगर हम इसको समझना चाहें तो 7.6 US बिलियन डॉलर्स का हम इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात करते थे, एक्सपोर्ट्स करते थे, लेकिन आज ये आंकड़ा लगभग 23 बिलियन US डॉलर्स को छूता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बार सरकार ने इन आंकड़ों को सामने रखा कि हम किस तरीके से गरीबी को दूर कर पा रहे हैं। उससे पहले विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी FDI की बात करें तो ये भी बिलियन US डॉलर्स में है, जो कि तब 305, लेकिन आज ये आंकड़ा 596 से भी ऊपर, यानी 596 बिलियन US डॉलर्स का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश देश को आ रहा है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगर हम गरीबी की, तो पाते हैं कि सरकार ने कई बार ये आंकड़े सामने रखे कि कैसे बहुआयामी गरीबी का आंकड़ा सिकुड़ रहा है। पहले ये 29.2% थी जनसंख्या का इतना प्रतिशत, तो वहीं आज ये 11.3%, यानी आंकड़ा बहुत कम होता नजर आ रहा है। स्टार्टअप्स का आंकड़ा हम सब इससे भली भांति परिचित है कि कैसे 350 2014 से लेकर आज हम 1,17,000 से ऊपर के स्टार्टअप्स को देश में सफल होते हुए देख रहे हैं। यूनिकॉर्न्स बनते हुए कितने स्टार्टअप्स अब नजर आ रहे हैं। लेकिन अब हम विकास के आयाम पर भी आना चाहेंगे कि 2014 से पहले और 2014 के बाद क्या रहा।
इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो मेट्रो रेल वाले शहर पहले मात्र 5 हुआ करते थे, लेकिन आज 20 शहर देश के ऐसे हैं जहां मेट्रो पहुंच चुकी है। इंफ्रास्ट्रक्चर के और आयाम देखें तो राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण जो लगातार रफ्तार पकड़ रहा है, पहले ये 25.7 2005 से 14 के बीच इतने हजार किलोमीटर, लेकिन आज लगभग 55,000 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण जो 2015 से 24 के बीच हुआ है। हवाई अड्डे पहले 74 थे, लेकिन आज 149 के करीब हो गए हैं। कुल ऊर्जा क्षमता देश की जो थी वो गीगावाट्स में, अगर हम उसका कंपैरिजन आपके सामने रखें, कुल ऊर्जा क्षमता की बात करें तो देश इस पर भी आगे बढ़ता नजर आ रहा है। पहले 249 गीगावाट थी, लेकिन आज ये 429 गीगावाट यानी लगभग डबल होती जा रही है। मोबाइल ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स पहले, इनको अगर हम करोड़ में अगर आंकड़े को आपके सामने रखें तो पहले 6 करोड़ थे, लेकिन आज 90 करोड़, 140 करोड़ में से 90 करोड़ लोगों के पास मोबाइल ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स वो हैं। इस तरीके से अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में विकास कैसे आंकड़ों के माध्यम से एक तस्वीर प्रस्तुत कर रहे हैं आपके सामने। अगर हम शिक्षा की बात करते हैं, पहले मेडिकल कॉलेजेस 387 थे, लेकिन अब ये 706 हो गए हैं। विश्वविद्यालयों का भी आंकड़ा लगभग दुगना हो रहा है। जैसे मेडिकल कॉलेजेस, विश्वविद्यालय भी कहां पहले 676 होते थे, आज ये 1168 हो गए हैं। वैश्विक नवाचार में, इनोवेशंस में अगर हम विश्व में रैंकिंग की बात करें तो पहले हमारी 81वीं रैंकिंग थी, लेकिन अब हमारी रैंकिंग बेहतर हो गई है और ये 40 तक पहुंच गई है। अगर हम शिक्षा के कुछ आयाम हमने आपके सामने रखे, लेकिन इसी तरीके से अगर हम बुनियादी सुविधाओं की बात करें जो ईज ऑफ लिविंग को आसान बनाते हैं, जीवन सुगमता देती हैं, विद्युतीकरण, बिजली पहले 85% था, लेकिन अब 100% लोगों तक बिजली पहुंच रही है। बिजली की औसत उपलब्धता, याद होगा बहुत से लोगों को वो वक्त जब आपके पास 20-20 घंटे, 24-24 घंटे बिजली ही नहीं होती थी, लेकिन आज तब औसत 12 घंटे दी गई है, लेकिन आज औसत 20 घंटे से अधिक हो गई है। अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो वहां की तस्वीर आपके सामने रखी है। इसी तरीके से नल से जल के कनेक्शंस की बात करें करोड़ों में, तो पहले ग्रामीण क्षेत्र की यहां भी बात हो रही है। पहले जहां 3 करोड़, 3.25 करोड़ के करीब लोगों के पास था, वहीं पर हम देखते हैं आज ये लगभग 14 करोड़ का आंकड़ा छू रहा है। यहां नल से जल का जो कनेक्शन है उसकी बात की जा रही है। इसी तरीके से डीबीटी लाभार्थी, क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से खड़गे जी ने भी डीबीटी को लेकर बात की थी कि पहले भी लाभार्थियों को पैसा डीबीटी के माध्यम से मिल रहा था, लेकिन तब जहां लगभग 11 करोड़ मिल रहा था, वहीं अब ये 166 करोड़ लोगों तक डीबीटी पहुंच रही है, क्योंकि हम जानते हैं डिजिटल इंडिया इसके पीछे एक बड़ी ताकत बनकर उभरा है। लेकिन ये कुछ पहलू हैं जो ये दिखाते हैं कि कैसे हमारे देश में अलग अलग आयाम पर विकास किया जा रहा है। और आज जो लोकसभा में वित्त मंत्री ने श्वेत पत्र प्रस्तुत किया, ये सब आंकड़े उसी में दिए गए हैं और वो ये दिखाते हैं कि सरकार ने किस तरीके से देश को एक अलग आयाम, एक अलग मंच पर स्थापित करने का प्रयास किया है। इसके आगे यहां पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन न्यूज नाइट में आगे हम आपके सामने रखेंगे कांग्रेस के ब्लैक पेपर से जुड़े कुछ मुख्य बिंदु भी, लेकिन फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए NPS जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, NPS से आज ही करे तैयारी। NPS जरूरी है। हेलो बेटा। मिस्टर विकास के साथ कौन है? बस बेटा थोड़ी देर और। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है, अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। मोदी सरकार की गारंटी, भारत होगा गरीबी मुक्त। 5 सालों में 13 करोड़ 50 लाख लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। हमारा संकल्प, विकसित भारत।
गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और ब्रेक के बाद आइए बात कर लेते हैं ब्लैक पेपर की, क्योंकि केंद्र सरकार के श्वेत पत्र के खिलाफ कांग्रेस ने भी 57 पन्नों का ब्लैक पेपर जारी किया है और इसके जरिए कांग्रेस ने सत्ता पक्ष की विफलताओं को सामने रखने का प्रयास किया है, जिसे लेकर भाजपा कांग्रेस पर हमलावर नजर आई। मोदी सरकार संसद में श्वेत पत्र लेकर आई तो कांग्रेस पार्टी ने सुबह मौजूदा सरकार के समय अर्थव्यवस्था के आंकड़े रखकर सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ब्लैक पेपर जारी किया। इस पर पीएम मोदी ने राज्यसभा में विदाई समारोह के दौरान अपने संबोधन में चुटकी भी ली। आज देश पिछले 10 साल में समृद्धि के नए नए शिखर सर कर रहा है। एक भव्य दिव्य वातावरण बना है, उसको नजर न लग जाए, इसलिए काला टीका करने का एक प्रयास हुआ है। मैं उसके लिए भी खड़गे जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, ताकि इस हमारी प्रगति की यात्रा को कोई नजर न लग जाए। गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ब्लैक पेपर जारी कर केंद्र सरकार पर आरोप लगाए थे। ब्लैक पेपर अगेंस्ट द गवर्नमेंट निकाल रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा अपनी बात को पार्लियामेंट में जब रखते हैं तो बार बार अपनी कामयाबियों को सुनाते हैं और उनके फेल्यूर्स को छुपाते हैं। कांग्रेस द्वारा ब्लैक पेपर जारी करने पर बीजेपी ने करारा पलटवार किया है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जिस दल ने काले कारनामे किए हैं वही ब्लैक पेपर लेकर आए हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा था 1 लाख सरकारी नौकरियां प्रति वर्ष मिलेंगी, यानी कि 5 लाख साल की। अब मुख्यमंत्री कहते हैं हमने कभी सरकारी नौकरी का नहीं कहा। मोदी की गारंटी पास हो गई, मोदी की गारंटी की साख बढ़ गई, वहीं कांग्रेस की गारंटियां फेल होती नजर आती हैं हर राज्य में। अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए ब्लैक पेपर ले आ रहे हैं, ब्लैक डीड को छुपाने के लिए ब्लैक पेपर। लेकिन इन हारे हुए हताश लोगों से क्या उम्मीद की जाए। प्रधानमंत्री ने अपने दोनों सदनों के भाषण में एक एक चीज आंकड़ों से रखा है। श्रद्धामना राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में एक एक आंकड़े से रखे हैं। गौरतलब है कि बीजेपी जहां कांग्रेस पार्टी से करप्शन के मामले में लगातार सवाल पूछ रही है, वहीं अब पार्टी फिर से आंकड़ों के जरिए कांग्रेस पार्टी को आईना दिखा रही है। संसद में लाए गए श्वेत पत्र में देश के आर्थिक हालात पर यूपीए के समय और मौजूदा दौर का तुलनात्मक आंकड़ा भी सामने रखा गया है। शैलेंद्र मिश्र और राजेश राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो कांग्रेस ने रखा है ब्लैक पेपर, जिसके कुछ बिंदुओं को हम आपके सामने यहां पर रखना चाहेंगे। कांग्रेस का ब्लैक पेपर जिस तरीके से देखा, श्वेत जो पत्र था वो 69 पन्नों का था, लेकिन कांग्रेस का जो ब्लैक पेपर है ये 57 पन्नों का है। और अपने इस ब्लैक पेपर के माध्यम से कांग्रेस ने केंद्र सरकार की विफलताओं को ही सामने रखने का एक प्रयास किया है। इस ब्लैक पेपर में कांग्रेस ने, चूंकि हर मंच पर वो महंगाई का मुद्दा उठाते हैं, तो इस ब्लैक पेपर में भी कांग्रेस ने महंगाई का मुद्दा उठाया है। महंगाई को लेकर कांग्रेस ने क्या कहा है ये भी आपके सामने रखते हैं। उनका कहना है कि 2014 से 24 के बीच में वैश्विक बाजार में 20% कच्चे तेल की कीमत कम हुई है, लेकिन सरकार की बात करें तो सरकार ने एलपीजी, पेट्रोल और डीजल इनकी कीमतों में वृद्धि की है, जिसकी वजह से सभी वस्तुएं महंगी हो गई हैं। ये जो महंगाई की बात की जा रही है कांग्रेस के द्वारा, जिसको उन्होंने अपने ब्लैक पेपर में भी स्थान दिया है और बहुत से बिंदु इसमें डाले हैं, एक बार आपके सामने ये तस्वीर भी रखना चाहेंगे कि आखिरकार यूपीए के 10 साल और एनडीए के
2014 से अब तक महंगाई दर किस तरह रही है। यूपी की महंगाई दर को अगर आप देखें तो 2005 में ये जहां 4.2% थी, तो वहीं 2009 तक आते आते ये लगभग 11% छूने लगी थी। 2013 में भी ये 2.5 का आंकड़ा पर ही ये स्थित थी। लेकिन अगर हम एनडीए की बात करते हैं तो एनडीए में भी अगर हम देखें 2014 वो साल था जब मोदी सरकार सत्ता में आई, तो 2014 में अगर हम देखते हैं तो 6.6% महंगाई दर हमें देखने को मिलती है। लेकिन 2019 में जब दूसरी बार मोदी सरकार सत्ता में आई तो ये 3.7% तक कम हो गई थी। और 2023 की अगर हम बात करते हैं तो ये 5.4% पर है। ये आंकड़े दिखाते हैं कि महंगाई दर की वास्तविकता क्या है, जो आंकड़ों के माध्यम से ही हम समझ सकते हैं। वहीं कांग्रेस के ब्लैक पेपर का ही वापस रुख करते हैं, क्योंकि इस ब्लैक पेपर में महंगाई के साथ साथ एक और मुद्दा जो उठाया गया है वो है बेरोजगारी का, और ये मुद्दा भी हर मंच पर विपक्ष के द्वारा उठाया जाता है। तो ब्लैक पेपर में बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस ने ये कहा है कि भाजपा के काल में 45 वर्षों में सबसे अधिक बेरोजगारी देखने को मिल रही है और गांवों में भी रोजगार कम हो गए हैं। सरकार मनरेगा में भी पैसा नहीं दे रही है या मनरेगा का बजट भी कम कर दिया गया है, तो इस तरह की बात सामने रखी गई है। लेकिन रोजगार की तस्वीर अगर हम देखते हैं तो श्रम बल में 8.1 की वृद्धि दर्ज की गई है, ये आंकड़े बताते हैं। और कैसे ये दर्ज की गई है, 2017-18 में जहां ये लगभग 49% से अधिक थी, 22-23 तक आते आते ये लगभग 58% तक ये आंकड़े दिख रहे हैं। कार्यबल की अगर हम वर्कफोर्स की भी बात करें तो इसमें भी 9% से अधिक की वृद्धि नजर आती है। दरअसल अगर हम 2017-18 में देखें तो ये लगभग 47% तक की थी, लेकिन 2022-23 तक आते आते ये 56% तक बढ़ गई है। तो ये दिखाता है कि कैसे वर्कफोर्स में भी बढ़ोतरी हुई है। और अगर बेरोजगारी की बात करते हैं तो बेरोजगारी के आंकड़े भी सामने हैं, जो कहते हैं कि 2017-18 में जहां ये 6% थी, तो वहीं ये 2022 में ये कम होकर 22-23 में कम होकर 3.2% ही रह गई है। तो ये कुछ आंकड़े जो बेरोजगारी को लेकर आपके सामने हम रख रहे हैं, जो आज के आंकड़े हैं और जिन आंकड़ों के माध्यम से हम ये तस्वीर समझ सकते हैं। तो वहीं कांग्रेस ने अपने ब्लैक पेपर में एक और मुद्दा जो उठाया है वो है किसान का मुद्दा। और किसानों के मुद्दे को उठाते हुए उन्होंने कुछ बिंदु सामने रखे हैं, जैसे एमएसपी में निराशाजनक वृद्धि, यानी वृद्धि अच्छे से नहीं की गई है। पीएम फसल बीमा योजना को लेकर भी उनका कहना है कि अब अपर्याप्त फसल बीमा दिया जा रहा है। और वहीं सब्सिडी के मोर्चे पर भी वो सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं, जब वो कहते हैं कि उर्वरक, बिजली, सिंचाई ये ऐसे मोर्चे हैं जिन पर सरकार ने सब्सिडी में कमी कर दी है। इसके अलावा ब्लैक पेपर में बहुत से और मुद्दे भी हैं जिन्हें सामने रखा गया है, जिनमें श्रमिक की बात की गई है, महिलाओं के ऊपर भी बात की गई है, लेकिन साथ ही साथ ओबीसी की गणना की बात भी हुई है इसमें। तो एससी, एसटी, वंचितों के मुद्दे भी सामने रखे गए हैं, राजनीतिक अन्याय के मुद्दे, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे, संस्थानों का दुरुपयोग इत्यादि, ये तमाम मुद्दे हैं जो कांग्रेस के ब्लैक पेपर में जगह पा रहे हैं। ब्लैक वर्सेस व्हाइट, यही है हमारा आज चर्चा का विषय। हमारा विशेष भी इसी पर आधारित है, जो कहता है यूपीए की नीतिगत खामियों से अर्थव्यवस्था जर्जर। और यही है वो पहलू जिसको लेकर के आज श्वेत पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। इस पर चर्चा करें उससे पहले यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, उसके बाद हाजिर होंगे और आगे बढ़ाएंगे इस चर्चा को। आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें न्यूज़ नाइट। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। अच्छी चीजों में समय लगता है, खूबसूरती निखारने में वक्त लगता है। ब्यूटीफुल डिजाइन्स टेक टाइम, लेकिन केवाईसी अपडेट मिनटों में। केवाईसी अपडेट अब आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। रजिस्टर्ड ईमेल, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ऑनलाइन बैंकिंग से, आधार, ओटीपी बेस्ड ई केवाईसी से, या फिर वीडियो केवाईसी से। यहाँ तक कि अकाउंट भी घर बैठे बैठे खोला जा सकता है। आरबीआई कहता है, इन्हीं से सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करें तैयारी। एनपीएस जरूरी है। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में।
वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन हूं। तू आज ही एसबीआई में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर दे। एसबीआई सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं न्यूज नाइट, जिसमें अब हम रुक कर सकते हैं हमारी अगली खबर का, जिसमें हम लगातार बात कर रहे हैं कि किस तरीके से आज यूपीए ने ब्लैक पेपर तो एनडीए ने श्वेत पत्र प्रस्तुत किया है, जिससे जुड़ा है हमारा आज का विशेष, जो कहता है, जो श्वेत पत्र से ही जुड़ा है, जो कहता है यूपीए के नीतिगत खामियों से अर्थव्यवस्था जर्जर। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं आरपी सिंह, जो भाजपा के प्रवक्ता, और हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर विवेक कोरदे, कांग्रेस प्रवक्ता, विजय त्रिवेदी जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे तीनों मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। और सबसे पहले आरपी सिंह जी, आज ब्लैक पेपर प्रस्तुत किया गया कांग्रेस की ओर से, और हमने देखा कि लगातार वही मुद्दे जो कांग्रेस अलग अलग मंचों पर उठाती रही है, चाहे उसमें बेरोजगारी की बात करें, हम उसमें सामाजिक न्याय की बात करें या राजनीतिक न्याय की भी बात करें, ये सब मुद्दे उसमें उठाए गए हैं। क्या कहेंगे आप? आपने देखा ही होगा ये ब्लैक पेपर, आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, कांग्रेस विपक्ष में है, उनका काम है अपनी तरफ से मुद्दे उठाना और उन मुद्दों को आगे लेकर जाना, परंतु तथ्य पर आधारित मुद्दे होंगे तो चीजें ठीक होंगी, नहीं तो आप मुद्दे उठाते रहिए। इसलिए कई बार मुद्दे उठाते हैं और चुनाव के अंदर जब जाते हैं मुद्दे उठाते हैं, लोग उनको वह मत नहीं देते, क्योंकि उनको पता है कि वे झूठ बोल रहे हैं और झूठ का कोई पैर होता नहीं। इसलिए वे अभी 3 राज्य के जो चुनाव हुए, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में, उसमें पता लग गया, लोगों का जवाब भी पता लग गया। इन्होंने सब मुद्दे उठाए थे वहां पे, महंगाई का भी उठाया था, ओबीसी का भी उठाया था और ओबीसी रिजर्वेशन का भी उठाया था, और ये बेरोजगारी का इशू भी उठाया था। पर जरा हम मूल डेटा पर चलें। आपने अभी इन्फ्लेशन का डेटा सारा बताया, किस प्रकार से महंगाई दर कंट्रोल में रही। मैं सिर्फ एक जानकारी याद दे रहा हूँ, मैं अपने घर का राशन खुद हर महीने खुद देने जाता हूँ और मैं एक डेटा पे कंट्रोल रखता हूँ, और मैं वो आपको अभी जो आज भी अवेलेबिलिटी है फूड की, और वो फूड इन्फ्लेशन कितना कंट्रोल में है, वो आपके सिर्फ जान जो बेसिक चाहिए होता है। आज भी एक भारत ब्रांड नाम से, मैं लूज आटा तो 20-22 रुपए किलो भी मिल सकता है आज, और जिसको जितना चाहिए आज भी अवेलेबल है, परंतु मैं ब्रांडेड आटा जिसको भारत ब्रांड कहते हैं, वो 29 रुपए किलो, 27 रुपए 50 पैसे किलो, वो आज भी अवेलेबल है। चावल 29 रुपए किलो अवेलेबल है। दाल चना की वो 60 रुपए किलो आज भी भारत ब्रांड के अंतर्गत अवेलेबल है। प्याज उन्हीं के अंतर्गत 25 रुपए किलो अवेलेबल है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप बोलते रहिए, परंतु जब व्यक्ति बाजार में जाता है, मार्केट में जाता है, उसको समझ लगती है कैसे। अब आइए बेरोजगारी पर। ईपीएफओ का डेटा प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में कोट किया, 18 करोड़ लोग रजिस्टर हुए ईपीएफओ में पिछले 10 साल में। तो ऑब्वियसली रजिस्टर तब हुए जब उनको रोजगार की बात हो रही है, और 4 करोड़ मुद्रा योजना में 4 करोड़ ऐसे लोग जिन्होंने लोन लिया। मैं ये सोच कर चलता हूँ कि उसमें ऐसे भी लोग होंगे जो जिन्होंने 50,000 रुपए का लोन लिया होगा, इससे सब रेल पट्टी लगाई होगी, उसको भी तो एक व्यक्ति को रोजगार देने का साधन मिला होगा ना, उसके सप्लाई लाइन भी बने हुए कुछ होगा। तो 4 करोड़ के साथ 4 करोड़ हो गए तो 8 करोड़ हो गए। 8 करोड़ और 18 करोड़ मिलाकर 26 करोड़ लोगों को रोजगार का प्रयोजन, बेशक सीधा या वह स्वरोजगार के माध्यम से वो हुआ। ये स्थिति है। अब आइए कि क्या लोगों की चिंता हुई, क्या जो आम गरीब आदमी उसकी चिंता हुई नहीं हुई? आज 55 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के अंतर्गत लाभ मिल रहा है, आज उनका इलाज फ्री हो रहा है। दिल्ली के अंदर जब यहाँ पर केजरीवाल ने आयुष्मान भारत लागू नहीं किया, वहां पर भी 84 हॉस्पिटल ऐसे हैं जो दिल्ली के बाहर के जो पेशेंट आते हैं उनका इलाज फ्री करते हैं, 5 लाख तक का इलाज फ्री करते हैं। 4 करोड़ से ऊपर महिलाओं को सिर पे छत मकान भी दिए गए हैं।
ये अपने आप में हुआ नहीं था कभी आज तक। कोई लगभग 11 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि के अंतर्गत लाभ मिलता है। कोई लगभग 14 करोड़ इस प्रकार से घर है जिनको आज नलके के माध्यम से पानी की सुविधा मिल रही है। इसी प्रकार और जो रोजमर्रा के जीवन के लिए जो सुविधा चाहिए उस हर क्षेत्र के अंदर प्रधानमंत्री जी ने काम किया है। हाँ, जहां तक आर्थिक व्यवस्था की बात है, आपने सब डेटा पढ़ा और बताया आपने कि किस प्रकार से हमारी इकोनॉमी जो फ्रेजाइल 5 में थी और 10वें नंबर पे थी, आज वह 5वें नंबर की इकोनॉमी है और तीसरे की ट्रेजेक्टरी पर है। आधा सेकंड और दे दीजिए। तीसरे नंबर की हम ट्रेजेक्टरी पर हैं और ये हम नहीं कह रहे, ये कांग्रेस वाले भी मानते हैं कि हाँ अब तो तीसरा नंबर हम हो ही जाएंगे। वो 10 साल में एक पद बढ़ पाए, हम सीधा 5 कदम बढ़कर ऊपर चढ़ के 5वें नंबर इकोनॉमी पे आ गए और ये मान लिया गया कि तीसरे नंबर इकोनॉमी होगा। आज भारत का लोहा दुनिया में माना जा रहा है। जहां तक अलग अलग सेक्टर्स के अंदर मोबाइल हो, वो व्हीकलर गाड़ियों का मामला हो, हर सेक्टर में भारत ग्रो कर रहा है। तो दिखता है किस प्रकार की ग्रोथ है। चलिए अब यहाँ पर मैं डॉक्टर विवेक कोडे को भी साथ में चर्चा में लेना चाहूंगी। डॉक्टर कोडे, एक बात जो कही जा रही है इस श्वेत पत्र के माध्यम से वो ये कि जब 2004 में आप सत्ता में आए, जब कांग्रेस यूपीए सत्ता में आई, तो उस वक्त पे आपको एक बेहतर इकोनॉमी मिल रही थी, लेकिन जब आप 2014 में जा रहे थे तब इकोनॉमी के जो हाल थे, अर्थव्यवस्था के जो हाल थे, उसका ब्यौरा एक तरीके से इसमें प्रस्तुत किया गया है। आप मानते हैं कि ये बात तो सही है कि 2004 और 14 की जो तुलना है, इसमें जो आंकड़े दिए गए हैं वो एक स्पष्ट तस्वीर भी देते हैं, क्योंकि 14 के बाद के विकास की तस्वीर भी इसमें प्रस्तुत की गई है। देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी है वो जनता को महामूर्ख समझती है। राम मंदिर उनके कार्यकाल में बन रहा है, इसलिए उनको लगता है कि हम जो भी आंकड़े फेंकेंगे, जो भी कहेंगे, उसको जनता मान लेगी, उसको जनता बर्दाश्त करेगी। ये समझकर ये व्हाइट पेपर आज संसद में रखा गया। जो घोटालों की बात उस श्वेत पत्रिका में की है, वो घोटालों के मामले में न्यायालय ने कोई भी आरोप सिद्ध हुआ ऐसा माना नहीं है, आरोप को नकारा है। जिनको कंधे पर लेकर ये आरोप किए, वो ऑडिटर जनरल विनोद राय ने तो मनमोहन सिंह जी की माफी तक मांगी है, और अभी भी जो बोल रहा है उसमें से कोई भी आरोप न्यायालय में सिद्ध नहीं हुआ है। तीसरी बात, 2008 ये साल जागतिक मंदी का साल था। जागतिक मंदी होने के बावजूद जिस प्रकार से मनमोहन सिंह जी ने इस देश के अर्थव्यवस्था को संभाला, उसकी सराहना पूरे विश्व ने की है। और उसी के वजह से 2009 में जनता ने वापस मनमोहन सिंह जी की यानी कांग्रेस की यानी यूपीए की सरकार चुनी और सरकार पे पूरा विश्वास है। अर्थव्यवस्था की जो भी दुरवस्था हो गई है वो 2014 से लेकर 2024 में हो गई है, और उसकी वजह 2016 में की गई नोटाबंदी। नोटाबंदी में ये बहुत दावे किए गए थे कि ब्लैक मनी आएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। 99% रकम बदली गई। और अभी फिलहाल जो सर्वे किया है इंडिया टुडे ने, उस इंडिया टुडे ने जब लोगों को पूछा कि ये जो सरकार है, इस सरकार की कौन सी उपलब्धि आपको लगती है, तो 42% लोगों ने ये कहा कि हमें राम मंदिर ये उपलब्धि लगती है। सिर्फ 5% लोगों ने सरकार के अर्थव्यवस्था के उपलब्धि के बारे में कुछ अच्छा कहा। इसका मतलब साफ है कि लोगों का इस सरकार के अर्थव्यवस्था पर विश्वास नहीं है, और जैसे कि परदेशी मेहमान जब आते हैं उनके नजरों से झुग्गी झोपड़ी छुपे रहे, इसके लिए उसके ऊपर व्हाइट कपड़ा डाला जाता है, ऐसा ये व्हाइट पेपर है। अब इस व्हाइट पेपर में इतनी बातें, 2 मिनट मुझे जी जरूर, बहुत सारी बातें की। महंगाई के आंकड़े मैं नहीं दूंगा, मैं भी खुद मार्केट में जाता हूं और खरीदता हूं, लेकिन उसमें मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन ये बातें, कुछ बातें उनमें खामियां हैं। अगर अर्थव्यवस्था की बात चल रही है और बड़े जोर से बढ़ रही है, तो उसमें यह भी कहना चाहिए था कि अमित शाह के बेटे ने जो 50,000 रुपया लेके जो एक व्यवसाय चालू किया, उसका 1 साल में
80 करोड़ से ज्यादा यानी 16,000 टका कैसा बढ़ा, ये लेकिन यहाँ पर डॉक्टर कोडे आप अलग अलग बात नहीं, ये मुद्दे अर्थव्यवस्था पे पर बात आइए। चलिए। जो आंकड़े रखे गए हैं आप ये कह सकते हैं कि उन आंकड़ों में कुछ और चीजों को भी शामिल किया जाना था, लेकिन आपने एक बात उठाई है, आपने एक बात उठाई है इस वक्त। मैं एक बार इससे पहले कि मैं विजय जी के पास वापस जाऊं, डॉक्टर कोडे मैं आपके पास वापस आऊंगी, उससे पहले मैं आरपी सिंह जी के पास जरूर एक बार लेना चाहूंगी। आपने भी तो बीजेपी पर आरोप ही लगाया है। आरपी सिंह जी से एक जवाब लेती हूँ क्योंकि आपने इस बात को रखा है सामने। आरपी सिंह जी, इस बात को महसूस भी किया जाता रहा है कि कहीं ना कहीं नाइंसाफी की गई है कि भाई कांग्रेस के यूपीए के काल में भी, जैसा कि खुद डॉक्टर कोडे कह रहे हैं कि जब डिप्रेशन आया था, फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, उसके बाद अर्थव्यवस्था को संभाला गया और जिस बेहतर तरीके से संभाला गया उसकी सराहना भी हुई। क्या आप ये मानते हैं कि कुछ ऐसी अचीवमेंट्स तो रही यूपीए काल की भी जिनको शायद इस श्वेत पत्र में जगह दी जानी चाहिए थी? देखिए, सबसे बड़ी अचीवमेंट तो रही कि 50 लाख रुपए के बेसिस के ऊपर 5,000 करोड़ रुपए की कंपनी कैसे हथियाई जाती है, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट रही। और वह मुकदमा हमारे समय में नहीं बना, सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 2012 के अंदर यूपीए काल में बना राहुल गांधी और सोनिया गांधी के ऊपर, जिस मुकदमे में दोनों को दोनों माँ बेटा दोनों करप्शन वाले मामले बेल पर है। हमने नहीं बनाया मुकदमा, इन्हीं के काल में बना कोर्ट के आदेश अनुसार बना। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है अपने आप में कि सत्ता का जितना बड़ा लाभ हो सकता है, ये तो इतिहास में लिखा जाएगा कि किस प्रकार से आप सत्ता का लाभ लेकर अपना निजी संपत्ति किस प्रकार से जहाँ संपत्ति पे कैसे आप कब्जा करते हैं। एक बात। दूसरी बात, आपको याद हो प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा था, मनमोहन सिंह जी ने, कि एडमिट किया था कि हमारी जो ओवरऑल पॉलिसीज हैं उसमें हमारे साथ कई सारी मजबूरियां हैं, मेरी कोalition कंपल्शन है जिसके कारण से मैं कई चीजें नहीं कर पा रहा। पॉलिटिकल कंपल्शन के चलते हुए पॉलिसी पैरालिसिस था, इसमें तो कोई शक नहीं है। फिर हमारे संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटीज का है, ये भी उनका ही बयान था, मनमोहन सिंह जी का बयान था, किसी और का बयान नहीं था। तब के डिफेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट के अंदर कहा था कि हम लोग चाइना के बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं खड़ा कर सकते क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। हम बड़े हथियार और एरोप्लेन्स और हवाई जहाज नहीं ले पाए इसलिए क्योंकि ये तो माना गया पार्लियामेंट की हमारे पास इतनी क्षमता नहीं, हमारे पास पैसे नहीं है। तो हम हर लेवल पे अंदर, हम हर लेवल के ऊपर हम कमजोर थे और अपनी कमजोरी दर्शाते भी थे, उसमें शर्माते नहीं थे। ये अच्छी बात है कि शर्माते नहीं थे, ये ओपनली इसको एडमिट भी करते थे। परंतु आज तो बिल्कुल उल्ट हो गया मामला। आज तो भ्रष्टाचार के चलते, एक सुन लीजिए, भ्रष्टाचार के चलते हुए 1 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई या नकदी जब्त की गई है, जिसमें कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी इन्वॉल्व हैं। उसके अलावा ईडी के द्वारा इनके समय कुल मिलाकर 5,000 करोड़ रुपए की गई थी। इसी प्रकार से भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। इनके समय में तो एक मंत्री थे, वो पार्किंग में आकर टेंडर के पेपर्स दे गए थे। तो सबको जानकारी किस प्रकार घोटाले हुए, किस प्रकार सारा भ्रष्टाचार हुआ। हाँ, वो कानूनी कार्रवाई हमारे देश की इस प्रकार की, इसमें लोग बच निकलते हैं, कुछ लोग बच निकले उसमें से, परंतु भ्रष्टाचार तो हुआ था, इसमें कोई शक नहीं है। आरपी सिंह जी, यहाँ पे विजय जी को भी मैं चर्चा में लाना चाहूंगी। विजय जी, अब एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि इस ब्लैक पेपर और श्वेत पत्र के बाद, और जबकि लोकसभा चुनाव बिल्कुल सर पर हैं, लोकसभा में जब चर्चा होगी श्वेत पत्र पे तो आरोप प्रत्यारोप तो देखने को मिलेंगे ही, लेकिन संसद के बाहर भी इसका असर दूर तक देखने को मिलेगा। देखिए, असर देखने को मिलेगा दूर तक, लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात है, ब्लैक पेपर हो या व्हाइट पेपर हो, आपकी विश्वसनीयता कितनी है। विश्वसनीयता जो है, क्या जनता आपकी बात पर भरोसा करती है, वो उसका असर उन चुनावों में दिखाई देगा। ब्लैक पेपर को यदि ले लें, कांग्रेस की पहले बात कर लें। एक तो मुझे समझ नहीं आया कि कांग्रेस ने जो ब्लैक पेपर जारी किया, तो इंडिया गठबंधन है तो सारे नेता एक साथ खड़े होते वहां पर और बताते कि इस सरकार की ये विफलताएं हैं और इस पर ब्लैक पेपर हम लोग ला रहे हैं। विफलताओं में उन्होंने 10 साल का जिक्र किया कांग्रेस ने ब्लैक पेपर का, तो उसका 5 साल तो यूं मान लीजिए कि 2014 में ये सरकार आई, 2019 में उस सरकार की ब्लैक पेपर का जवाब जनता ने दे दिया कि उसे 282 से 303 पर और 335 पर एनडीए को जो भी नंबर था वो ला दिया। तो मतलब वो 5 साल का तो जवाब कांग्रेस को पहले जनता ने दे दिया। उसके बाद पिछले 10 साल में आपने देखा, और आज की तारीख में 18 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों की सरकार, 17 राज्यों में, और उसमें ज्यादातर सरकारें रिपीट हुई हैं, चाहे वो गुजरात की सरकार हो, मध्य प्रदेश की सरकार हो, उत्तर प्रदेश की सरकार हो, उत्तराखंड की सरकार हो। तो वो भी आपके उन सारे आरोपों का जवाब है कि जनता उनको आरोपों को कैसे देखती है।
मैं समझता था कि कांग्रेस को ये, मुझे ऐसा लगा कि जब सरकार ने ये व्हाइट पेपर अनाउंस करने की बात की तो तुरंत में कांग्रेस ने रिएक्शन में ये ब्लैक पेपर लेकर आए। खैर ये तो उनका हिस्सा है। मैं समझता हूँ चुनाव से पहले उन्हें एक एस्पिरेशनल इंडिया के लिए पेपर लाना चाहिए था कि अगर वो आते हैं, यदि मैं उन्हें चुनना चाहता हूं तो क्यों चुनूं? क्या वो भारत की रफ्तार को, विकास की रफ्तार को कैसे बढ़ाना चाहते हैं, बेरोजगारी की दर को कम कैसे करना चाहते हैं, महंगाई को कम कैसे करना चाहते हैं, हिंदुस्तान को बड़ी इकोनॉमी कैसे बनाना चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसे करना चाहते हैं, ये जो सपने मेरे हैं वोटर के, यानी उसको कैसे पूरा करना चाहते हैं, इसको वो एक पेपर में लेकर आते तो शायद वो ज्यादा भरोसा पैदा करता। भारतीय जनता पार्टी ने या सरकार ने जो श्वेत पत्र लेकर आए, हालांकि मुझे लगता है कि उसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि 2004 से 2014 तक जो भी सरकार के कार्यकलाप रहे होंगे, हर सरकार अपना काम करती है, कुछ रफ्तार कम होती है, जो मुझे समझ में आया व्हाइट पेपर से भी कि सरकार की रफ्तार कम रही उस वक्त, लेकिन उसका जवाब भी सरकार को 2014 में जनता ने दे दिया। तो ये 10 साल लेट है मेरे हिसाब से व्हाइट पेपर, लेकिन व्हाइट पेपर को जारी करना एक साहसी कदम है, क्योंकि हम अक्सर सरकारों से अपना रिपोर्ट कार्ड मांगते हैं और ये वो सरकार है जो अपना रिपोर्ट कार्ड खुद दे रही है बिना मांगे, और उसको कंपैरेटिव करके आज आपने जितनी बड़ी रिपोर्ट डिटेल में बताई है तो उसमें सरकार का जो मौजूदा कार्यक्रम है या कार्यकाल रहा उसमें किस तरह से ये रफ्तार बढ़ी, तो ये एक साहसिक कदम है। अब इन दोनों की विश्वसनीयता ये तय करेगी कि चुनावों में आगे जनता इन सब चीजों को कैसे लेती है। केवल व्हाइट पेपर या ब्लैक पेपर जारी करने से नहीं होता। ब्लैक पेपर में तो मैं समझता हूँ कि उनको या तो पूरा इंडिया गठबंधन को एक साथ आना चाहिए था और आज जरूरत नहीं थी, बल्कि यदि उनको लग रहा था कि व्हाइट पेपर सरकार लेकर आ रही है तो उसको वो पढ़ते और उसके बाद जवाब में वो उसका एक पेपर इशू करते, लेकिन उन्हें शायद जल्दी लगी कि ये व्हाइट। अच्छा बिंदु उठाया है जिसको लेकर डॉक्टर कोडे के पास जाना चाहूंगी। डॉक्टर कोडे, क्या लगता है आपको, ये जो बात कही जा रही है कि आपको इंतजार करना चाहिए था, एक तो कि सारा INDIA अलायंस साथ मिलकर आता और फिर इस तरीके का ब्लैक पेपर श्वेत पत्र की बात करता, आपको नहीं लगता वो ज्यादा प्रभावी हो सकता था? तो सारा अपोजिशन इकट्ठा आके करेगा बात, जब वो बात अब इकट्ठे आएंगे, चुनाव आएंगे तो हमारा इकट्ठे आएंगे। देखिए मैं बीच में नहीं बोला हूँ, आरपी सिंह जी उनको बोलने दीजिए प्लीज। हाँ जी, मैं ये पूछ रहा था कि ये जो श्वेत पत्र जारी किया है वो श्वेत पत्र में बहुत अहम बातें नहीं कही गई। एक तो 16,000 गुना एक साल में कैसा बढ़ाने का जो अमित शाह के बेटे ने बढ़ाया वो नहीं बताई है। नोटाबंदी से क्या क्या फायदा इस देश को हो गया, कितने लोग बेरोजगार हो गए, कितने धंधे चौपट हो गए, कितने उद्योग बंद पड़ गए, ये नहीं बताया। जो हमारे प्रधानमंत्री जी की तपस्या कम पड़ने से जो 3 काले कानून वापस लेने पड़े, वो लेते लेते 700 किसान कैसे मर गए और उससे अर्थव्यवस्था पे क्या असर हो गया, इसके बारे में कुछ नहीं बताया। ये विजय मल्ल्या, नीरव मोदी और ये मेहुल चोकसी आपड़ो भाई मोदी जी जिन्होंने कहा था, आप बात को सीधा रखें डॉक्टर कोडे। नहीं, वो लोग कितना करोड़ रुपया इस देश का लेके बाहर गए हैं ये भी इस श्वेत पत्र में नहीं है। आयुष्मान भारत योजना में एक ही टेलीफोन नंबर पे 7.5 लाख, यानी बहुत से ऐसे बिंदु हैं जो आपको लगता है जिनको लेना चाहिए था। आरपी सिंह जी, ये तो सीधा ये देखा जाए तो हम ये समझ सकते हैं कि चुनावों के मद्देनजर इन सब बिंदुओं को हर मंच पे उठाया जाएगा, लेकिन आरपी सिंह जी ये जो बात डॉक्टर कोडे कह रहे हैं कि इन बिंदुओं को भी शामिल कर लेते जो श्वेत पत्र लेकर ही आ रहे थे, तो वो भी फंडा नहीं बताया। डॉक्टर कोडे, मैं आप ही की बात लेकर उनके पास जा रही हूँ जी। ये सब जोड़नी चाहिए, उसमें लोगों को ये बताना चाहिए कि कैसे अमित शाह के बेटे एक साल में आप व्यक्तिगत केसेस के ऊपर मत जाइए, आप उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, सवाल ले सकते हैं, लेकिन आरपी सिंह जी आप क्या कहेंगे इस बात को लेकर, क्योंकि ये बात कांग्रेस जो आज ये बात यहाँ पे डॉक्टर कोडे जो आज बात कर रहे हैं आरपी सिंह जी, ये बात तो स्पष्ट है कि आने वाले दिन संसद में भी आक्रामक व्यवहार देखने को मिलेगा और यही मुद्दे लेकर कांग्रेस जनता के बीच भी जाने का जरूर सोचेगी। आरपी सिंह जी आपका जवाब। देखिए कोड़े साहब, आपने मुझे कहा रोकना नहीं चाहिए, मैंने आपको फिर उस समय चुप हो गया। आप बिल्कुल नहीं बीच में आऊंगा मैं। आरपी सिंह जी, कोड़े साहब, आपको अमित शाह जी के बेटे को लेकर बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही हो तो आप कृपा कर कोर्ट जाइए। कोर्ट तो सबके लिए खोले हैं, सुप्रीम कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जाइए, किसी कोर्ट में जाकर करिए जो शिकायत है। परंतु मैंने जो मामला आपके सामने रखा वो तो कोर्ट के द्वारा प्रेषित मामला है। कोर्ट ने कहा कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, माँ बेटे दोनों, सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है भ्रष्टाचार के मामले में। परंतु जो मूल बात है वो ये नहीं बता रहे कि किस प्रकार से आज कश्मीर में शांति है
आज कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद किस प्रकार से वहां पर तिरंगा लहराया जाता है, जहां पर हर शुक्रवार के दिन पत्थरबाजी होती थी, उस पर भी चिंता नहीं करेंगे। नक्सलवाद आज कंट्रोल में है। नक्सलवाद की दिक्कत जिस प्रकार से वहां पर रहती थी, हर कुछ महीनों बाद वहां पर नक्सली वहां पर सिर उठाते थे, आज पिछले कई सालों से लगभग नक्सलवाद वहां पर शून्य के लेवल पर है। दिखता है कि किस प्रकार से तरक्की हुई है। जहां तक होम मिनिस्ट्री की बात है, ये इसलिए मैंने रखा कि ये विषय इस प्रकार के जो कि अमित शाह जी ने खुद डील किए और उसका आउटकम देख रहे हैं हम लोग। परंतु जो मूल बात है, क्या आज आम जन को विश्वास है मोदी जी पर या नहीं है? आम जन को मोदी जी पर विश्वास है, ये मैंने अभी कहा। अभी जो 3 चुनाव हुए उसमें भी देखा, और अभी विजय भाई ने बताया कि उससे पहले जो चुनाव हुए 2019 के, उसमें भी लोगों ने खूब भरपूर आशीर्वाद दिया और इस बार भी भरपूर आशीर्वाद देंगे। और जो मैं बेनिफिशरीज बता रहा हूं उसका कोई जवाब इनके पास है नहीं कि किस प्रकार से कोरोना के दौरान में, जबकि दुनिया की इकोनॉमी डामाडोल हो गई, हम अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाकर लेते हैं। और एक सेकंड दे दीजिए। और पिछले 10 साल से हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है दुनिया की निरंतर। ये तो बताएंगे नहीं ये लोग। हाँ, ये भी नहीं बताएंगे किस प्रकार से कोरोना के दौरान में हम लोगों ने लोगों की चिंता करते हुए देश के अंदर 200 करोड़ से ऊपर वैक्सीनेशन का प्रोसेस किया, उसके बारे में भी नहीं बताएंगे। ये भी नहीं बताएंगे कि दुनिया के अंदर भारत की साख कैसे बढ़ी कोरोना के चलते हुए। और चलिए आरती सिंह, ये वक्त थोड़ा कम है, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जहां कांग्रेस अपनी बात कर रही है, वहीं श्वेत पत्र के माध्यम से सरकार अपनी उपलब्धियों को सामने रख रही है। लेकिन वही जो विजय जी ने बात कही है कि विश्वसनीयता ये जनता में किसको लेकर है, ये जरूर चुनाव स्पष्ट कर देंगे। लेकिन फिलहाल वक्त इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ हम चर्चा कर रहे थे श्वेत पत्र वर्सेस ब्लैक पेपर की, और आने वाले दिनों में राजनीति और गरमाने वाली है, विशेषकर इस ब्लैक वर्सेस व्हाइट को लेकर ये बात भी स्पष्ट दिखती है। फिलहाल यह वक्त एक ब्रेक का, आप देखते रहें न्यूज़ नाइट। बोला कौन है? मैं पर हुआ क्या? बिजली का बिल नहीं भरा और पूछता है हुआ क्या? जल्दी से ऐप डाउनलोड कर। बिल तो भर दिया था, फिर डर क्यों रहे हो? हाँ, नकली चाकू नकली बिल। यूपीआई कहता है कोई भी अनजान ऐप डाउनलोड ना करें, अपने पैसे का ख्याल खुद रखें। चलिए, आपको पनवेल नहीं जाना है। पनवेल? हाँ, निकलिए। सिर्फ बोला। आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आसपास के भोले को बचाओ। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। मोदी सरकार की गारंटी, सबका अपने पक्के घर का सपना होगा पूरा। 4 करोड़ पक्के घरों का निर्माण, हमारा संकल्प विकसित भारत। रुक करते अगली खबर का। राज्यों को कर का हिस्सा आवंटित करने के मामले पर विपक्ष ने भेदभाव का आरोप लगाया है। बीजेपी ने इन आरोपों पर करारा पलटवार किया है। केंद्र सरकार ने बताया है कि पहले के मुकाबले अधिक पैसा राज्यों को दिया जा रहा है और केंद्र सरकार कोई भेदभाव नहीं कर रही। मुद्दों के अकाल से जूझ रहा विपक्ष अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए विरोध प्रदर्शन का सहारा ले रहा है। केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने विधायकों सहित दिल्ली के जंतर मंतर में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। केरल के सीएम ने केंद्र सरकार पर राज्यों को कर का हिस्सा आवंटित करने के मामले पर भेदभाव का आरोप लगाया। वहीं संसद भवन परिसर में डीएमके सहित सहयोगी दलों ने तमिलनाडु को राहत दिए जाने के मुद्दे पर प्रदर्शन किया। Many plan of action has been put up in the court stage. So these are the main aims of this station. The first aim is to see that flood relief fund is released immediately, as promised by Amit Shah, the Home Minister of India. He has promised that it will be done on or before 27th of January itself. He has not done it. We have raised in both the houses of parliament. We have raised the issue. बीजेपी ने इन आरोपों पर करारा पलटवार किया है।
सत्ता पक्ष ने आंकड़ों के जरिए बताया है कि कैसे पहले के मुकाबले अधिक पैसा राज्यों को दिया जा रहा है और केंद्र सरकार कोई भेदभाव नहीं कर रही है। ये जो सीपीएम, कांग्रेस और डीएमके का एक क्या अनहोली अलायंस बना है, वो साउथ और नॉर्थ को बांटने का जो उनका राजनीतिक मकसद या राजनीतिक नैरेटिव वो चलाने की कोशिश में है, उसको आगे बढ़ाने के लिए वो आज जंतर मंतर आए हैं। और वो कर क्या रहे हैं? ये सब जो चल रहा है एक ढोंग है, एक पॉलिटिकल ड्रामा है। Always the DMK is think that north and south divide, and apart from that our finance minister Srimati Nirmala Sitharaman madam ने कहा, she told that we are giving the fund to the states accordingly for the rules. भाजपा का कहना है कि केरल सरकार अपनी विफलताओं को छिपाने का प्रयास कर रही है। सच्चाई यह है कि केरल के हालिया बजट में टैक्स बढ़ाए जाने से लोग नाराज हैं। भाजपा का कहना है कि केंद्र सरकार ने वित्त आयोग की सिफारिश मानते हुए टैक्स हस्तांतरण की दर बढ़ाकर 42% की। यूपीए काल में ये दर केवल 32% थी। इसके साथ साथ पंचायतों और जिला परिषदों को 7.5% हिस्सा अलग से दिया गया। 2009 से 2014 के बीच यूपीए सरकार के दौरान केरल को मिली कुल केंद्रीय सहायता केवल 70,838 करोड़ रुपए थी, जबकि 2017 से 2022 के बीच मोदी सरकार ने केरल को 2,29,844 करोड़ की केंद्रीय सहायता दी। इस तरह केंद्रीय सहायता में 300% का इजाफा दर्ज किया गया। केरल में केंद्र सरकार राजमार्गों, रेलवे और आधारभूत ढांचे से जुड़ी अन्य परियोजनाओं पर बड़े पैमाने पर पैसा खर्च कर रही है। मोदी सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित कितनी ही जन कल्याण योजनाएं केरल में चलाई जा रही हैं। जहां तक केरल सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन की बात है। और फिलहाल ये रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ नाइट। और एक बार आपको सीधे प्रसारण के लिए चल रहे हैं। कैबिनेट की बैठक हो रही है इस वक्त, और कैबिनेट की बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर इस वक्त प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। तो सीधे आपको लिए चलते हैं इस प्रेस वार्ता के लिए। नमस्कार साथियों, पहले तो आप सबका आभार। लंबे दिन के बावजूद आप कैबिनेट ब्रीफिंग के लिए रुके हैं। 2014 में जब मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार बनी, मोदी सरकार बनी, तो किसानों के लिए कृषि के साथ-साथ इसी तरह से मछुआरों के लिए विशेष तौर पर फिशरीज मंत्रालय द्वारा उस पर फोकस किया जाए कि मोदी सरकार की प्राथमिकता थी किसान हो, मछुआरे। और मैं ये कहूँगा कि अगर 2018 में मंत्रालय का गठन भी हुआ, तो अगर आप आज़ादी से लेके 2014 तक देखेंगे तो फिशरीज डिपार्टमेंट पे मात्र 3,680 करोड़ रुपया खर्च हुआ था, जबकि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में अब तक लगभग 38,000 करोड़ रुपया इस पे खर्च हुआ है। और मत्स्य संपदा योजना में ही लगभग 20,000 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ। आज जो योजना मैं आप सबके सामने लाया हूं, जिसको कैबिनेट में मंजूरी दी है, ये प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना, ये एक सेंट्रल सेक्टर सब स्कीम है जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की एक सब स्कीम के रूप में इसको मंजूरी मिली है। इस योजना में 6,000 करोड़ रुपए का प्रस्तावना है, जिनमें 3,000 करोड़ केंद्र का होगा, तो 3,000 करोड़ के लगभग लाभार्थियों की ओर से आएगा। इस स्कीम से फिशरी सेक्टर में इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन विकसित करने, फिशरीज प्रोडक्ट में सेफ्टी और क्वालिटी संबंधी स्टैंडर्ड्स अडॉप्ट करने में सहयोग मिलेगा, जिससे इनके उत्पादों को मार्केटिंग में और मत्स्य पालकों को ज़्यादा मुनाफा या ज़्यादा आय में बल मिलेगा। इस स्कीम के अंतर्गत 40 लाख माइक्रो एंटरप्राइजेस, फिशर्स, फिश फार्मर्स, फिश वर्कर्स को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी रजिस्टर करने का लक्ष्य है और 6 लाख से ज़्यादा माइक्रो एंटरप्राइजेस को वर्किंग कैपिटल की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। 1 लाख हेक्टेयर से अधिक एक्वाकल्चर फार्म्स क्षेत्र को
इंश्योरेंस सेक्टर के अंतर्गत लाया जाएगा, यानी कि उनकी इंश्योरेंस भी करवाई जाएगी। सेफ्टी और क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम्स तथा वैल्यू चेन में इन्वेस्टमेंट से लगभग 1,70,000 रोजगार के अवसर सृजन होंगे और इनमें भी लगभग 50% महिलाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। अगर आप देखें तो आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत सन 2020 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना क्रियान्वित की गई है। ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसके अंतर्गत फिशरीज सेक्टर में उत्पादन और प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए इनलैंड और मेरीन फिशरीज दोनों क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट्स अब तक लागू किए गए, चाहे पॉन्ड्स का विस्तार हो, केजेस हो, बोट्स हो, डीप सी फिशिंग हो, हैचरीज हो, कोल्ड स्टोरेज हो, रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्टेशन हो, आदि आदि इस तरह के उसमें कार्यक्रम थे। अब इसके अंतर्गत जो मैंने सब स्कीम की बात कही, जिसकी मंजूरी आज दी गई, ये फिशरीज सेक्टर्स को फॉर्मलाइजेशन की ओर ले जाने का एक प्रयास है, जिसमें इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट भी मिलेगा, इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध होगी और फिश प्रोडक्ट्स में सेफ्टी और क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स को अपनाए जाने को और प्रोत्साहन दिया जाएगा और सप्लाई चेन को सुदृढ़ करने के लिए फिशरीज क्षेत्र में काम करने वाले जो जितने भी लोग हैं उनके आय को वृद्धि मिलेगी। अब इसके अगर मैं पहले सेगमेंट में आपको बताऊं तो एक नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, जिस पर सभी मत्स्य पालकों एवं अन्य कर्मियों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। कॉमन सर्विस सेंटर हो या हमारे फिशरीज कोऑपरेटिव्स हो, इनका सहयोग लिया जाएगा। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से फिश फार्मर्स के साथ साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, कोऑपरेटिव्स हैं आदि को विभिन्न सारी सरकारी योजनाओं की सुविधाएं, जैसे कि वर्किंग कैपिटल की सुविधा, सोशल सेफ्टी कार्यक्रम, डीबीटी, ई ऑक्शन और ई मार्केटिंग की सुविधाएं सहजता से उपलब्ध होंगी। यानी कि टेक्नोलॉजी के उपयोग से रजिस्ट्रेशन करके इन योजनाओं का लाभ उनको दिया जाएगा। दूसरा है एक्वाकल्चर इंश्योरेंस, यानी कि मौसम, नेचुरल क्लाइमेटीज, डिजीज से जो एक्वाकल्चर को, विशेष तौर पर श्रिम्प एक्टिविटीज़ को या कल्टीवेशन को जो प्रभावित होती हैं, नुकसान होता है, उनकी खेती को नुकसान होता है, फिश क्रॉप को, उस नुकसान से बचने के लिए इनका इंश्योरेंस करवाया जाएगा। अब 4 हेक्टेयर के एक्वाकल्चर फार्म को इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर लाने के लिए वन टाइम इंसेंटिव दिया जाएगा। अगर 4 हेक्टेयर का फार्म है तो उसके ऊपर 1 लाख रुपए का लगभग आपको, ये कैप है 1 लाख रुपए की, यानी कि 25,000 रुपये प्रति हेक्टेयर अधिकतम सीमा में आपको 40% तक का, यानी कि कुल प्रीमियम का 40% और पर हेक्टेयर का 25,000 रुपये तक कैप लगा के आपको इंश्योरेंस का प्रीमियम भारत सरकार की ओर से मदद के रूप में मिलेगा। लेकिन SC, ST और वुमेन बेनिफिशियरीज जो हैं उनको 10% इसका ज़्यादा मिल पाएगा, यानी कि 50% तक इनको उसका लाभ मिलेगा। फिशरी सेक्टर में वैल्यू चेन को विकसित करने के लिए माइक्रो एंटरप्राइजेस और माइक्रो एंटरप्राइजेस के समूह, जैसा कि फिश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हो, विलेज लेवल आपका ऑर्गेनाइजेशन हो, SHG के फेडरेशन हो, जो हमारे स्वयं सहायता समूह के फेडरेशन हैं, फिशरीज कोऑपरेटिव्स को वैल्यू चेन में इन्वेस्ट तथा फिश प्रोडक्ट्स में सेफ्टी और क्वालिटी एश्योरेंस के स्टैंडर्ड्स के अडॉप्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट और परफॉर्मेंस ग्रांट मिलेगी। अब उदाहरण के तौर पर माइक्रो एंटरप्राइजेस को इन्वेस्टमेंट का 25% परफॉर्मेंस ग्रांट के रूप में दिया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा 35 लाख रुपया होगी। और अगर SC, ST और वुमेन एंटरप्राइजेस हैं तो इनको 35% दिया जाएगा, जो 45 लाख रुपए तक ये जाएगा। इसी तरह से ही FPO जो हैं फिशरीज के या सेल्फ हेल्प ग्रुप के फेडरेशन जो हैं या फिशरीज की जो कोऑपरेटिव्स हैं, इनके इन्वेस्टमेंट के लिए 35% होगा और ये अधिकतम 2 करोड़ रुपए तक का इनको ये ग्रांट मिलेगी, सब्सिडी मिलेगी। अब तीसरा कंपोनेंट जो इसका है वो परफॉर्मेंस ग्रांट का
50% नए जॉब क्रिएशन के लिए दिया जाएगा। यानी कि हर नए क्रिएट किए गए जॉब पर आपको 10,000 रुपया प्रतिवर्ष परफॉर्मेंस ग्रांट मिलेगी, और अगर महिला है तो 15,000 रुपये प्रति महिला आपको परफॉर्मेंस ग्रांट प्रति वर्ष मिलेगी। इस स्कीम पर जैसा मैंने पहले कहा 6,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। अब दूसरा जो अनुमति मिली है वो फिशरीज विभाग के जो एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, इसको 3 वर्ष आगे के लिए और मंजूरी दे दी गई है। यानी कि अब 2023 की बजाय अब इसको 2026 तक मंजूरी मिल गई है, और 2018 में इसको मंजूरी जो मिली थी वो 7,522 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली थी। अब इसमें एक लाभ और मिलेगा कि जो क्रेडिट गारंटी इसमें उपलब्ध करवाई जाएगी, इससे और लोगों के इसमें बीच में आने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। जो इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए आप बैंकों से पैसा मिलता है उसमें अब आपको 3% इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगी, और लोन का रीपेमेंट 2 वर्ष के मॉरेटोरियम के बाद अब 10 वर्षों में आपको कुल मिलाकर पेमेंट को वापस करना है। अब तक इसमें 91 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी जा चुकी है जो विभिन्न लोनिंग एजेंसीज के द्वारा हुई है। अब अगले 3 सालों में और लोगों को इसका लाभ मिलेगा। 2023 से 2026 तक इसको जारी रखने का निर्णय किया गया है। इस फंड का नाम है फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, FIDF। इस योजना से फिशरीज के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी, और 3 वर्षों में फिशिंग और एलाइड एक्टिविटीज में लगभग 1 लाख सीधे और परोक्ष रोजगार के अवसर सृजन होंगे। इस फंड को बढ़ावा देने के लिए प्रस्तावित ये भी है कि इसके अंतर्गत आने वाले प्रोजेक्ट्स को एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम से क्रेडिट गारंटी की जो मैंने अभी कहा उसका लाभ भी मिले, तो क्रेडिट गारंटी का भी इसमें लाभ मिलेगा, जिससे और लोग आगे आएंगे। तीसरा जो है वो टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ा हुआ निर्णय है, जो स्पेक्ट्रम ऑक्शन और इससे जुड़े हुए हैं। आज कैबिनेट ने स्पेक्ट्रम के ऑक्शन एवं कतिपय अन्य प्रस्तावों को इसमें मंजूरी दी है। देश में टेलीकॉम सेवाओं के लिए पारदर्शी तरीके से स्पेक्ट्रम उपलब्ध कराने के लिए कैबिनेट द्वारा 15 सितंबर 2021 को ही ये निर्णय लिया गया था कि हर वर्ष यानी कि हर वित्तीय वर्ष में स्पेक्ट्रम का ऑक्शन किया जाएगा, और तदनुसार वर्ष 2022-23 में ऑक्शन किए गए स्पेक्ट्रम में जो बचा रह गया था, ऐसे स्पेक्ट्रम जिसका असाइंड अवधि 2024 में समाप्त हो रही है, तथा सरेंडर किए गए कुछ और स्पेक्ट्रम जो अब उपलब्ध है, इसको वित्तीय वर्ष 2023 में ऑक्शन किया जाना प्रस्तावित था। जो बचा है उसमें से अब इस स्पेक्ट्रम का ऑक्शन किया जाएगा। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, मैं उसको आपको विभिन्न बैंड्स की जानकारी देना चाहता हूं। 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज, 2500 मेगाहर्ट्ज और 3300 मेगाहर्ट्ज एवं 26 गीगाहर्ट्ज में कुल मिलाकर 10,523.1 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम का ऑक्शन किया जाएगा। ये ऑक्शन सर्विस एरिया वाइज किए जाएंगे। रिजर्व प्राइस ट्राई द्वारा अनुशंसित इंडेक्सिंग फॉर्मूला के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। टेलीकॉम सर्विसेज में कोई डिसरप्शन ना हो, इसके लिए इंटरिम पीरियड में एग्जिस्टिंग टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर द्वारा ऑक्शन डिटरमाइंड प्राइस के भुगतान पर स्पेक्ट्रम का यूज जारी रखा जा सकेगा। वर्ष 2022 के कैबिनेट निर्णय में जो नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के लिए 700 मेगाहर्ट्ज बैंड में 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम रिजर्व रखा गया था, इसको भी अगले 10 वर्ष के लिए डिटरमाइंड प्राइस पर देने के लिए प्रस्ताव है। इसे फिर से 10 वर्षों के लिए ऑक्शन डिटरमाइंड प्राइस पर ही रिन्यू करने का प्रावधान होगा। स्पेक्ट्रम का एफिशिएंट उपयोग हो सके, इसके लिए प्रस्तावित है कि
अर्बन एवं रीजनल रेल बेस्ड ट्रांजिट सिस्टम को असाइन किए गए स्पेक्ट्रम को इन रेलवे सिस्टम्स के कार्यक्षेत्र के बाहर में टीएसपी या गवर्नमेंट को एजेंसीज को अलॉट किया जाए, लेकिन ये सुनिश्चित किया जाएगा कि इससे पैसेंजर सेफ्टी को किसी तरह का कोई प्रभाव ना पड़े, ना प्रभावित हो। ऑक्शन हेतु प्रस्तावित स्पेक्ट्रम का कुल रिजर्व प्राइस 96,317.65 करोड़ रुपया होगा। स्पेक्ट्रम अलॉटमेंट को आने वाले कुछ महीनों में जो प्रस्तावित है उसको पूरा कर लिया जाएगा। प्रस्तावित ऑक्शन से टेलीकॉम सर्विसेज की गुणवत्ता में सुधार लाने में सहायता मिलेगी और विभिन्न जो हमारी लाइसेंस सर्विस एरियाज में टेलीकॉम सर्विसेज की कॉन्टिन्यूटी बनाई रखी जाएगी। वर्तमान में विभिन्न मंत्रालय, विभागों, सरकारी एजेंसियों को आवंटित स्पेक्ट्रम की एफिशिएंट यूटिलाइजेशन का मार्ग भी प्रशस्त होगा। मुझे इतना ही अपनी ओर से कहना था। आपकी ओर से कोई विषय है तो आप रख सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? संजीव, या माइक दीजिए। सर, प्रशांत एनडीटीवी से। सर, रिजर्व प्राइस 96,317 करोड़ रखा गया है। आप क्या उम्मीद कर रहे हैं सर, कितना इससे सरकार को ये? देखिए, दुनिया भर में जहां एक और भारत पहले दुनिया पर निर्भर रहता था हर तरह की टेक्नोलॉजी लेने के लिए टेलीकॉम सेक्टर में, आत्मनिर्भर भारत के चलते जहां एक और मोदी सरकार में 5G टेक्नोलॉजी भी भारत द्वारा ही बनाई गई है और हमने जितनी तेजी के साथ 5G का नेटवर्क बढ़ाया है और हमने यूरोप को भी पीछे छोड़ दिया, दुनिया के बड़े देशों को पीछे छोड़ा है। मुझे पूर्ण विश्वास है जो स्पेक्ट्रम हम ऑक्शन करने जा रहे हैं, ये सर्विसेज को और बल देने के लिए जा रहे हैं ताकि एंड यूजर को इसका लाभ मिल सके, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को इसका लाभ मिल सके और भारत में टेलीकॉम की जो क्रांति 5G स्पेक्ट्रम के माध्यम से भी हम लाए उसको भी और आगे बल मिले उस दिशा में, तो इसमें अच्छा ही रिजल्ट आने का दिखता है। कोई और सवाल? एनी अदर क्वेश्चन? यस प्लीज। हाँ, माइक दीजिए। सर, असीम मिश्रा, डीडी न्यूज़ से। सर, ये आपने कहा कि वैल्यू चेन को विकसित करने के जो फिशरीज सेक्टर है उसके लिए माइक्रो एंटरप्राइजेस को 25% का ग्रांट दिया जाएगा। ये किस तरह से काम करेगा सर, फिशरीज सेक्टर के लिए और पूरे मछुआरे समुदाय के लिए? सॉरी, ये जो वैल्यू चेन को विकसित करने के लिए दिशा में जो मछुआरा समुदाय उनको किस तरह से बेनिफिट करेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपके पास क्रेडिट गारंटी आ जाती है तो एक तो लोन वाले पे मैंने बताया जैसे आपको 3% इंटरेस्ट सबवेंशन मिल रहा है, तो आपने अगर ECLGS स्कीम में भी देखा होगा, MSME के सेक्टर में भी वहाँ पे क्रेडिट क्यों बढ़ा, क्रेडिट गारंटी साथ में आकर खड़ी हुई। वैसे ही अगर आप FPOs का देखेंगे, प्रधानमंत्री ने एग्रीकल्चर के सेक्टर में 10,000 FPO का टारगेट रखा था, 8,000 FPOs वहाँ पे बन गए, लाखों किसानों से जुड़े तो उनकी क्षमता बढ़ी। तो माइक्रो एंटरप्राइजेस पे बल इसलिए दिया जा रहा है कि एक व्यक्ति को शायद मार्केटिंग करने में या मार्केट तक पहुंचने में उतना संसाधन नहीं मिल पाते। यहाँ एक और आपकी ताकत डीप सी फिशिंग के लिए भी बढ़ेगी, आपकी व्यक्तिगत रूप से क्षमता भी बढ़ेगी और माइक्रो एंटरप्राइजेस में आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप है, FPOs हैं फिशरीज की, तो उसको भी बल मिलेगा। तो धन की, संसाधन की जो कमी आती थी वो यहाँ से सरकार एक मदद के रूप में खड़ा कर रही है। एंटरप्रेन्योरशिप को बल फिशरी सेक्टर में देने का भी एक अनूठा प्रयास मोदी सरकार ने किया है ताकि हम एक्सपोर्ट भी ज़्यादा कर सकें और हमारे फिशरमैन की क्षमता बढ़े। तो दूसरी ओर कहीं उनका नुकसान न हो तो उनके एक्वा कल्चर के लिए जो इंश्योरेंस की स्कीम लाई है तो उसका भी देखिए, तीनों चरणों में आपके पास पैसा हो वो भी दिया गया, आपकी क्षमता एक माइक्रो एंटरप्राइज के रूप में बढ़े, आपके संगठन के रूप में बढ़े उसके लिए भी, और तीसरा कहीं आपकी फसल खराब हो जाए तो उसके लिए भी इंश्योरेंस पे बल दिया गया। बहुत सोच समझ के डिटेल में स्कीम को लाए हैं कि हमारे मछुआरों की क्षमता बढ़े, उनकी आय बढ़े और महिलाओं की उसमें भागीदारी बढ़े। ये इसमें बहुत बड़ा कंपोनेंट है। यस सर, मैं प्रशांत हूँ न्यूज़ 24 से। एक इससे अलग सवाल है कि सरकार से श्वेत पत्र लेके आई है। कांग्रेस का आरोप है कि महंगाई और बेरोजगारी छुपाने के लिए श्वेत पत्र लाया गया है, ब्लैक पेपर कांग्रेस से जारी किया। कुछ इस पे कहना चाहेंगे? मैं अधिकतर प्रयास यही करता हूं कि जो कैबिनेट से जुड़े मुद्दे वहीं तक रखें। हालांकि दिल बहुत कर रहा है श्वेत पत्र पे बोलने का, क्योंकि
ऐसे काले कारनामे उसमें जो हुए उसको उजागर और देश के सामने असली चेहरा रखने का अवसर मिल रहा है। लेकिन मेरा जितना भी दिल करे मैं इससे हटने वाला नहीं हूँ, मैं अपने कैबिनेट ब्रीफिंग तक ही सीमित रखूँगा। संजीव, पीटीआई। अनुराग जी, आपने अभी बताया कि देर आर सर्टन पार्ट्स ऑफ दिस सर्टन बैंड्स ऑफ द स्पेक्ट्रम विच आर हेल्ड बाय सम कंपनीज विच आर अंडर लिक्विडेशन और इंसॉल्वेंसी. What is that part? Can you specify how many companies? There are certain companies which are holding spectrum which are undergoing insolvency. That spectrum will also be put under auction now. So can you specify how much, what is that part? And also a committee, for refarming of certain specific spectrum bands. A committee is likely to be formed, will be formed soon. By when will the committee be formed? See, the committee of secretaries will be formed for this, and they will take the decision on that. And they will also look at the best uses for the spectrum. They can come out with those kind of suggestions. क्योंकि ये कमेटी जो है अलग अलग बैंड के लिए सर्वोत्तम उपयोग यानी कि बेस्ट यूजेज के लिए सुझाव देगी, तो ये कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज होगी। दूसरा जो मैंने आपको बैंड अलग अलग बताया उसमें कितने मेगा हर्ट्ज अवेलेबल हैं, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। जैसे ये भी सारी डिटेल, इसमें बहुत लंबी डिटेल है, इसमें पढ़ने की बजाय आई कैन प्रोवाइड यू द नोट। लेकिन कुल मिलाकर देखें, मान लीजिए कोई कंपनी एनसीएलटी में चले गई या किसी ने अपना जो स्पेक्ट्रम जितना लिया था उसका उतना उपयोग में नहीं, जिसने सरेंडर किया है, वो सारा इसमें यूज़ करके इसका लेके हम लोग स्पेक्ट्रम को ऑक्शन करने के लिए जा रहे हैं। तीसरा, रेलवे और मेट्रो आरआरटीएस यात्रियों की सुरक्षा के लिए स्पेक्ट्रम के आवंटन के बारे में भी इसमें मैंने विस्तार में आपको बता ही दिया है, उसको भी मद्देनज़र रख के किया गया। स्पेक्टर की रीफॉर्मिंग के लिए मैंने आपको एक कमेटी का गठन के बारे में बताया, ऑक्शन की मैंने सारी डिटेल्स आपको बताई दी हैं। अब जो पहला प्रश्न आया था कि उससे बढ़ के कितना पैसा मिलेगा, कितना बिकेगा, मैं तो यही कहूँगा अगर हमने इतनी तेज़ी के साथ विस्तार अगर 5G सेक्टर का किया तो मुझे नहीं लगता कि हम पीछे रहेंगे। आज लगभग 13 करोड़ सब्सक्राइबर हमारी 5G सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं और ये लगातार आगे बढ़ने ही वाला है, तो इससे और लाभ मिलेगा। पिछले लगभग 14 महीनों से कम अवधि में ये शायद 4,20,000 से ज़्यादा साइट्स अब तक लग चुकी हैं टावर्स की, अपने आप में बहुत कुछ दिखाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये प्रेस वार्ता को यहीं समाप्त करते हैं हम। थैंक यू। आप इसीलिए प्रेस वार्ता देख रहे थे जहां अनुराग सिंह ठाकुर आज कैबिनेट के द्वारा जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए उनके बारे में बता रहे थे, जिनमें जो फिशरीज सेक्टर है उसके लिए बहुत बड़े और महत्वपूर्ण ऐलान, साथ ही टेलीकॉम के लिए भी एक महत्वपूर्ण, लेकिन बड़ी बात यह कि मछुआरों के लिए, क्योंकि हम जानते हैं 2020 में जब पीएम मत्स्य संपदा योजना शुरू की गई उसके बाद उसकी एक सब स्कीम जिसको कैबिनेट ने मंजूरी दी है, पीएम मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना, जो 6,000 करोड़ की होगी, जिससे मत्स्य क्षेत्र को जरूर बल मिलेगा। लेकिन साथ ही नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी फिश से जुड़े यानी मछुआरों को, साथ में स्वयं सहायता समूहों को, माइक्रो एंटरप्राइजेस को यहां पर इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ने का एक प्रयास, माइक्रो एंटरप्राइजेस के परफॉर्मेंस ग्रांट इत्यादि, बहुत लंबी फेहरिस्त, महत्वपूर्ण मंजूरी ये जो मिली है आज, ये महत्वपूर्ण है खासतौर पर फिशरी सेक्टर के लिए। लेकिन साथ ही फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रा डेवलपमेंट फंड को भी 2 साल के लिए इसका विस्तार किया गया है ताकि फिशरी सेक्टर के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो आगे मिल सके और इससे भी रोजगार उत्पन्न होंगे। और टेलीकॉम सेक्टर के लिए भी ऑक्शन को मंजूरी दी गई है, जिसमें 10,523 मेगाहर्ट्ज का कुल ऑक्शन बैंड स्पेक्ट्रम है जिसका ऑक्शन किया जाएगा और जिसकी रिजर्व प्राइस भी 96,000 करोड़ से ऊपर ही है। तो कुछ महत्वपूर्ण निर्णय कैबिनेट के द्वारा लिए गए। इसी के साथ न्यूज नाइट में आज बस इतना ही। नमस्कार। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट इस्तेमाल कीजिए, फर्क नजर आएगा। जालिम लोशन, दांत खाज खुजली से तुरंत आराम। जालिम लोशन।